हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय जहाज पर आई लव पाकिस्तान लिखा देख मच गया बवाल। दोस्तों, आखिर किसकी है ये हरकत? शिपिंग यार्ड में कौन से गैंग ने मारी एंट्री? बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। इस खबर ने तहलका मचा दिया भारत में दोस्तों। वहीं चौंकाने वाला खुलासा बताएंगे, कोरोना फैलाने वाले चीन के वुहान लैब को अमेरिका के बड़े वैज्ञानिक ने की थी फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जिस लैब से कोरोना फैला था उसे अमेरिकी साइंटिस्ट ने दिए थे करोड़ों डॉलर। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा बताएंगे दोस्तों। उधर ईरान ने फिर बढ़ाई ट्रम्प की टेंशन। डील के 36 घंटे बाद हॉर्मुज पर लगा डाला ताला। वहीं आपको बताएंगे, सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान ने यूएनएससी को फिर लिखी चिट्ठी, लेकिन भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। बताएंगे भारत ने क्या कहा। वहीं पार्टी में टूट के बीच उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की कर दी पेशकश, तो एकनाथ शिंदे ने क्या कहा दोस्तों। वहीं ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। 440 करोड़ रुपए वाले टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट पुलिस ने कर दिए फ्रीज। एक से बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद मुक्त नहीं हो जाता तब तक भारत भी जल नहीं छोड़ेगा, पानी छोड़ना भी नहीं चाहिए, वाकई में पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी चाहिए, तब तक तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां केरल के कोच्चि से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है दोस्तों, जिसको आप गंभीर घटना भी कह सकते हैं। यहाँ मरम्मत के लिए कोचीन शिपयार्ड पहुंचे एक जहाज के अंदर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ मिला। इसको लेकर अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शिपयार्ड प्रशासन ने घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। इसको लेकर जाँच की जा रही है दोस्तों। कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले को लेकर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से शिकायत मिली है। इसके बाद से ही जाँच शुरू कर दी गई है। कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल मामले को लेकर जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच किया जा रहा है। मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट रंजित रॉय ने कहा कि कोचीन शिपिंग यार्ड हमारे लिए रणनीतिक और सैन्य हिसाब से बेहद खास है। अगर वहां पर आए किसी जहाज पर आई लव पाकिस्तान लिखा है तो यह बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक, किसी की शरारत हो सकती है जिसने शरारत के तौर पर लिख दिया हो। दूसरा, कोई ऐसा गैंग है जो कोचीन शिपिंग यार्ड में घुस चुका है। अब सुरक्षा एजेंसियों को पूरी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि वहां आए जहाज पर आई लव पाकिस्तान लिखा मिला। बताया जा रहा है कि लगभग 10 दिन पहले जहाज का रखरखाव कर रहे कुछ कर्मचारियों के इस बात पर नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि किसी नुकीली चीज के इस्तेमाल से ये बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा हुआ था। इसमें जहाज के अंदरूनी दीवार को खुनेद कर लिखा गया। मामले को लेकर पुलिस ने जहाज का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके साथ ही जहाज के रजिस्टर समेत कई रिकॉर्ड की भी गहनता से जांच की जा रही। दोस्तों, वाकई में चौंकाने वाला मामला है। अब देखते हैं जांच के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। बहरहाल इस पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां कोरोना फैलाने वाले चीन के वुहान लैब को अमेरिका के बड़े वैज्ञानिक ने की थी फंडिंग। हुआ बहुत बड़ा खुलासा जिसने हर किसी को चौंका दिया। अब तक का सबसे बड़ा ये खुलासा हुआ है दोस्तों कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग, जिस लैब में बना था कोरोना वायरस। बता दें कैसे कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को पहली बार ये एहसास कराया कि जिंदगी और मौत का फासला बहुत ही कम है। दावा किया जाता है कि ये कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से निकला था। अब खुलासा हुआ है कि अमेरिका के एक बड़े वैज्ञानिक ने इस वुहान लैब की फंडिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेश का पद छोड़ने का ऐलान करने वाली तुलसी गबार्ड ने गुरुवार को कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फुसी ने चीन स्थित वुहान के उस लैब को फंडिंग की थी जहाँ से कोरोना महामारी फैली थी। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने हाल ही में अमेरिका की ओर से फंड किए गए बायो लैब्स से संबंधित कई दस्तावेज को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान यानी NIAID के पूर्व निदेशक एंथनी फॉजी ने कोरोना महामारी की शुरुआत पर खुफिया आकलन को प्रभावित किया और बाद में संसद के सामने कसम खाकर ऐसे कनेक्शन को खारिज किया था। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के दफ्तर ODNI ने इस दस्तावेज को जारी किया। गबार्ड का ये कदम ट्रंप प्रशासन के उस प्रयास में एक बड़ा कदम है जिसमें महामारी की उत्पत्ति की फिर से समीक्षा करने
और वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान अमेरिकी सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिकों और खुफिया अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की बात कही गई है। गबार्ड के मुताबिक नए जारी किए गए बातचीत और दस्तावेजों से पता चलता है कि जब वायरस नेचुरली निकला या चीन के वुहान की लैब से इस पर बहस तेज हुई तो कैसे फौजी ने राष्ट्रपति एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान के निदेशक के तौर पर काम करते हुए खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। गबार्ड ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से हमारे लाखों साथी अमेरिकी और दुनिया भर के अनगिनत लोगों को बहुत मुश्किल भरे दौर से गुजरना पड़ा। सालों के झूठ, सेंसरशिप और छिपाने के बाद अमेरिकी लोग पारदर्शिता, सच्चाई और जवाबदेही के हकदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर फौजी जैसे राजनीतिक स्वार्थी नेताओं ने अपने गलत कामों और सत्ता के दुरुपयोग को छुपाया, खुफिया जानकारी में हेरफेर किया, कांग्रेस से झूठ बोला और देश को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सूचनाओं तक निर्वाचित राष्ट्रपति की पहुंच सीमित करके उनके छवि को कमजोर किया। दोस्तों, इस खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया कि अमेरिका भी इस लैब को फंडिंग कर रहा था। ऐसे समय में जहां पूरी दुनिया में महामारी मची हुई थी, हर किसी का रिश्तेदार, घर का मेंबर मौत की जंग लड़ रहा था। कोई उस जंग को हार जा रहा था तो कोई बड़ी मुश्किल से जंग जीत पा रहा था। अब ऐसे में तुलसी गबार्ड ने फौजी के खतरनाक रिसर्च को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। दोस्तों, वो भी ऐसे समय में जब हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब जाकर इस पर बड़ा खुलासा क्या है दोस्तों, वाकई में अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब क्या एक्शन लेती है और कैसे जांच बिठाती हैं। ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों, लेकिन इस खबर ने वाकई में हर किसी को चौंका दिया है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो वहीं अगली और बेहतरीन बड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं, जहां ईरान ने फिर बढ़ा दी ट्रम्प की टेंशन। डील के 36 घंटे बाद हॉर्मुज पर लगा दिया ताला। दोस्तों, आपको बता दे, एक शब्द है समझौता, आप सबने सुना होगा। ये शब्द आज की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। ये शब्द दुनिया भर में उस वक्त और सुर्खियों में बन गया जब G7 समिट में MOU पर कांपते हाथों से ट्रम्प ने हस्ताक्षर कर दिए। ट्रम्प ने उसी वक्त कहा था कि ये आसान नहीं है, लेकिन उनका आशय था कि समझौते पर हस्ताक्षर करना आसान नहीं है। वो ये भूल गए कि समझौता उस ईरान से हो रहा है जिससे पार पाना आसान नहीं है। अब इस MOU से ईरान पीछे हट गया और हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया, क्योंकि ईरान का कहना है कि MOU लागू ही नहीं हुआ। उसका तर्क है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके, ये तो समझौते की पहली शर्त का उल्लंघन हो चुका है। इसीलिए हॉर्मुज फिर से बंद है और अरब में महासंग्राम की तीसरे चरण की आहट गूंज उठी है। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, लेकिन 36 घंटे के अंदर ही अंदर टूट भी गया, जिसके बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव के बादल मंडराने लगे। शांति समझौते के तहत कल से हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यापार के लिए खोला गया। समझौते के मुताबिक शुरुआत के 60 दिनों तक ईरान हॉर्मुज पर कोई टैक्स या टोल नहीं वसूलना तय हुआ था, लेकिन ये झटके में इतिहास बन गया। दोस्तों, IRGC ने कल शाम को हॉर्मुज बंद करने का ऐलान किया। IRGC ने कहा कि कोई भी जहाज हॉर्मुज क्रॉस करने की गलती ना करें। लेबनान पर हमले होने के कारण हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब कोई भी रकम नहीं मिलेगी, कोई भी पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि ट्रंप को भी मौका मिल गया ईरान को सुनाने का। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। ईरान पहले ही ये कह चुका है कि वो हॉर्मुज से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ने वाला और भविष्य के सभी फैसले ओमान सल्तनत के साथ मिलकर लेगा। ईरान ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से मैरीटाइम सर्विस फीस लेगा। ईरान इन 60 दिनों के अंदर ओमान के साथ मिलकर सर्विस फीस का खाका तैयार करेगा। ईरान के मुताबिक जहाजों को सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नेविगेशन मैनेजमेंट जैसी सेवाओं के बदले सर्विस फीस देनी होगी। इसके लिए ईरान ने पहले ही पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का गठन किया है। वहीं शिपिंग इंडस्ट्री और अमेरिका के खाड़ी सहयोगी जैसे सऊदी अरब और UAE इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान को पैसे वसूलने की इजाजत दी गई तो ये दुनिया के बाकी जल मार्गों के लिए एक खतरनाक मिसाल बन जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसे संकेत दिए थे जिसके मुताबिक ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर VIP लेन जैसी व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। समझौते पर साइन के बाद JD Vance ने कहा है कि हॉर्मुज जल मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दोबारा कभी चौक पॉइंट न बने, लेकिन ये समझौते के कुछ ही घंटों बाद पुरानी स्थिति में आ गया। उधर ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और हॉर्मुज से सटे देशों की संप्रभुता को ध्यान में रखकर सबसे चर्चा करेगा। हॉर्मुज में भविष्य के प्रशासनिक मॉडल को तय करने के लिए ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करेगा। यानी कि दोस्तों, इजराइल ने ऐसा काम किया कि फिर से ईरान को हॉर्मुज को ब्लॉक करना पड़ गया। अब कहीं ना कहीं ईरान ने अमेरिका पर बड़ा प्रेशर बना दिया ताकि वो इजराइल को खड़ी खोटी सुनाए और लेबनान पर अटैक्स हमलों को कम कराए। तो आपको बता दें, इसी भी जानकारी, एक पॉजिटिव जानकारी ये भी सामने आ रही है
की अमेरिका ईरान के बाद इजराइल हिजबुल्लाह में भी सीज फायर हो गया है। दोस्तों ये आज की अभी की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बता दें अमेरिका और ईरान के पीस डील के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता कराया। गुरुवार को हुई गोलीबारी के बाद दोनों पक्ष लड़ाई रोकने पर राजी हुए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका ईरान के बाद अब इजराइल और हिजबुल्लाह में भी बात बन चुकी है। बता दें कि अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और कतर ने मिलकर ये सीज फायर करवाया है। दोस्तों वो भी ईरान की मदद लेकर। दोस्तों भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर पर बात बन गई हो, लेकिन इसके बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेत नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इजराइल किसी भी मोर्चे पर तुरंत जबरदस्त लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें स्विट्जरलैंड में होने वाली ईरान यूएस वार्ता भी टल गई। जेडी वेंस के दौरे पर क्या कहा सरकार ने। दरअसल स्विट्जरलैंड के विदेश मामलों के संघीय विभाग ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच नियोजित वार्ता स्थगित कर दी गई है। स्विट्जरलैंड के विदेश मामलों के संघीय विभाग ने बयान में कहा कि अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच होने वाली वार्ता स्थगित कर दी गई है। स्विट्जरलैंड इन वार्ताओं में सहयोग देने के लिए तैयार है। बर्गे स्टॉक में संबंधित तैयारी का काम जारी है फिलहाल, और कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में राजनीतिक ढांचागत समझौते से आगे बढ़कर कार्यान्वयन, सत्यापन और अनुपालन पर विस्तृत जानकारी बातचीत करने की योजना थी। इतना ही नहीं, वही पहली बार इस समझौते पर खामेनेई का बयान सामने आया। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप को ये डील मजबूरी में करना पड़ा, ये एमओयू पर साइन मजबूरी में करना पड़ा। अब सवाल यह है कि अमेरिका झुका और ईरान जीत गया या फिर क्या है मामला, बता दें। दोस्तों ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मौजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए एक खास पोस्ट में कहा कि यह समझौता ईरान की उत्सुकता से नहीं बल्कि अमेरिका की मजबूरी की वजह से हुआ है। खामेनेई ने अपने पोस्ट में लिखा कि जैसा कि आपको बताया गया है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने ही सबसे अधिक जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही मजबूरी में आकर इसे अंजाम देने के लिए हर तरह के दबाव और तरीकों का इस्तेमाल किया। खामेनेई ने माना कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस समझौते को लेकर कुछ आपत्तियां थी। उन्होंने कहा कि सिद्धांत के तौर पर मेरी राय अलग थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने ईरानी राष्ट्र और रेसिस्टेंट फ्रंट यानी प्रतिरोध मोर्चा के अधिकारों की रक्षा करने के ईरानी राष्ट्रपति के वादे के आधार पर अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि खामेनेई ने इस पोस्ट में यह भी कहा कि अगर अमेरिका तय की गई बातों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ईरान झुकेगा नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिकी पक्ष हद से ज्यादा मांगे रखने का प्रयास करेगा तो वे उनको नहीं मानेंगे। उन्होंने खुद को विनम्र सेवक बताते हुए सीधे अपने देश को संबोधित किया और ईरानियों से तय शर्तों के मुताबिक तय शर्तों को पूरा होने का इंतजार करने को कहा। तो यह पूरी कहानी दोस्तों इस डील की, जहां पर ईरान क्लियरली कह रहा है कि भैया ये डील हमने कोई खुशी में नहीं की है, बल्कि ट्रंप को मजबूरी में यह डील करनी पड़ी है। ईरान की इसमें कोई उत्सुकता नहीं थी इस डील में, बस ट्रंप की मजबूरी थी, इसीलिए हमने ये एमओयू पर साइन किया, हस्ताक्षर किया। ये बड़ा खुलासा किया है दोस्तों ईरान ने, जिसने रातों रात डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब कर दी। वहीं आपको बता दें जब बात ट्रंप की हुई है तो सर्वे की बात कर लेते हैं, जहां पर एक सर्वे में ट्रंप को बड़ा झटका लगा। गद्दी से हटने के 10 साल बाद भी ओबामा सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति और नेता निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिनका सर्वे में सबसे बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें अमेरिका की राजनीति में भले ही आज डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन सबसे बड़े चेहरे हों, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी बराक ओबामा की जगह सबसे ऊपर बनी हुई है। CNN और SSRS के नए सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति पद छोड़े करीब 10 साल से भी ज्यादा ओबामा की लोकप्रियता में कोई बड़ी कमी नहीं आई। यानी 10 साल बीत जाने के बाद भी ओबामा के पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं आई। दिलचस्प बात यह है कि ओबामा को सिर्फ डेमोक्रेटिक वोटर्स ही नहीं बल्कि कई रिपब्लिकन और इंडिपेंडेंट वोटर्स भी पसंद करते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर अमेरिका में ओबामा की चर्चा ज्यादा तेज हो गई है दोस्तों। CNN SSRS के सर्वे के मुताबिक 57% अमेरिकी नागरिक बराक ओबामा को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। इसके मुकाबले मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप को सिर्फ 34% और पूर्व राष्ट्रपति जो
जो बाइडेन को 30% लोगों का पॉजिटिव समर्थन मिला, यहाँ अंतर दिखाता है कि पद छोड़ने के कई साल बाद भी ओबामा की इमेज मजबूत बनी हुई है। अमेरिकी जनता का बड़ा वर्ग आज भी उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली नेता के रूप में देखता है। दोस्तों, सर्वे की सबसे खास बात यह रही कि ओबामा को सिर्फ उनकी पार्टी के समर्थकों का ही नहीं बल्कि दूसरी विचारधारा के लोगों का भी समर्थन मिला। लगभग हर 5 में से एक रिपब्लिक वोटर ने भी ओबामा को पॉजिटिव रेटिंग दी है। वहीं किसी भी पार्टी से खुद को ना जोड़ने वाले इंडिपेंडेंट वोटर्स के बीच भी उनकी लोकप्रियता ट्रम्प के मुकाबले बाइडेन से भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, यही वजह है कि ओबामा आज भी अमेरिका की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि वे सबसे ज्यादा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना करते हैं, तब भी बराक ओबामा पहले नंबर पर रहे। ऐसे में हमारा सवाल भी आपसे यही है कि बराक ओबामा या फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन सबसे बेहतर है दोस्तों, और किसका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा है। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। भारी मात्रा में भर भर कर जवाब दीजिएगा कमेंट में। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान ने यूएनएससी को फिर लिखी चिट्ठी, तो भारत का भी रुख हुआ स्पष्ट। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते हुए एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का दरवाजा खटखटाकर भारत को घेरने का प्रयास किया। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सुरक्षा परिषद से भारत द्वारा कथित रूप से किए जा रहे उल्लंघनों पर ध्यान देने की अपील की है। आपको बताते चले कि करीब 2 महीने पहले अप्रैल में भी इशाक डार ने ऐसी ही चिट्ठी यूएनएससी के नाम लिखी थी। सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये समझौता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल उपयोग और बंटवारे को नियंत्रित करता है। हालांकि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस अवधि को निलंबित कर दिया था। उस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद ने बताया कि उन्होंने इशाक डार का एक पत्र जून 2026 के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और कोलंबिया की स्थायी प्रतिनिधि लियोन जालालाबाद टोरेस को सौंपा है। इस खत में भारत के एक्शन और सिंधु जल संधि से जुड़े पाकिस्तान के चिंताओं का उल्लेख किया गया है। आसिम इफ्तिकार अहमद ने यह भी कहा कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराया है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के कदम क्षेत्रीय स्थिरता और जल सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत पहले ही कह चुका है कि पूरा कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान का कब्जे वाला पीओके भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ऐसे में जब तक कश्मीर और लद्दाख समेत पूरे भारतीय भूभाग में पाकिस्तानी आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखा जाएगा। हाल ही में जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने यूएन को भारत के ऊपर दबाव डालने को कहा, तो वर्तमान अध्यक्ष ने इशाक डार का लिखा पत्र ले लिया। हालांकि यह आर्टिकल लिखे जाने तक यूनाइटेड नेशन का कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि वो पाकिस्तान के खत के जवाब में क्या करेगा। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप के बयान पर मेलोनी को आया तगड़ा गुस्सा, निकाल दी ट्रंप की हेकड़ी, कहा मैं और इटली कभी किसी के आगे नहीं झुकते। दोस्तों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बचकाने बयान की आलोचना कर दी। ट्रंप का दावा था कि हाल ही में हुए G7 शिखर सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें की थी। इटली की पीएम ने इस पर रिएक्शन देते हुए इसे मनगढ़ंत बताया और ट्रंप का सहयोगियों के साथ बर्ताव पर निराशा भी जताई। आपको बता दें कि इस साल पश्चिम एशिया जंग को लेकर अमेरिका और इटली के बीच मतभेद देखने को मिला था। हालांकि फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते में कुछ सुधार देखने को मिला था। अब ट्रंप मेलोनी के बीच इस सार्वजनिक बहस ने उनके रिश्ते में आई खटास का पर्दाफाश किया। तो वहीं आपको बता दें, मणिपुर हिंसा पर एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन। दोस्तों, चप्पे चप्पे में हुई छापेमारी, 10 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई मणिपुर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान में तहत की गई। एनआईए के अनुसार इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चुरा चांदपुर, उखरूल, चंदेल और फैरजावल जिलों में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। इन अभियानों के दौरान उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर मणिपुर में जातीय तनाव के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सुरक्षा बलों पर हमलों, हथियारों और गोला बारूद की लूट और बैंक डकैती जैसी घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोपों के घेरे में है। एनआईए ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया सूचनाओं, तकनीकी साक्ष्यों यानी प्रूफ्स और जमीनी जांच के आधार पर की गई है। अभियान का मकसद कई समुदायों से जुड़े उन लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है
है जो राज्य में आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उधर बता दें गुजरात में इस साल केसर आम का सीजन ऐतिहासिक रहा। 61 दिनों तक चले सीजन में तलाला आम मार्केट में करीब 9,44,000 पेटियों की आवक दर्ज की गई, जो पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली मानी जा रही है। अच्छी पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के कारण किसानों, व्यापारियों और आम प्रेमियों में खुशी का माहौल है। फलों का राजा कहलवाने वाला केसर आम इस साल किसानों के लिए सौगात बनकर आया। तलाला आम मार्केट में 2 महीने तक चली खरीद बिक्री के दौरान कुल 9.44 पेटियों की आवक हुई। पिछले कई वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा सबसे अधिक बताया जा रहा है। सीजन के दौरान आम की मांग लगातार बनी रही, जिसके चलते किसानों को अच्छे भाव मिले और व्यापारियों को भी लाभ हुआ। इस वर्ष मौसम अनुकूल रहने से आम की पैदावार बेहतर रही, साथ ही केसर आम की क्वालिटी भी अच्छी रही, जिससे बाजार में इसकी मांग बढ़ी। किसानों का कहना है कि उत्पादन और कीमत दोनों संतोषजनक है, जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सीमा पर फिर एक बार बढ़ गया तनाव विवाद। बीएसएफ की कार्रवाई पर आमने सामने भारत और बांग्लादेश। दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव का मुद्दा चर्चा में है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने संसद में भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की कार्रवाई को मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन बताया और दावा किया कि सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों की मौत का मुद्दा हाल ही में नई दिल्ली में हुई बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की बैठक में उठाया गया था। हालांकि भारत का रुख इस मुद्दे पर लंबे समय से स्पष्ट रहा है। नई दिल्ली का कहना है कि सीमा पर होने वाली अधिकांश घटनाएं अवैध घुसपैठ, तस्करी, मानव तस्करी और अन्य सीमा पार अपराधों से जुड़ी होती हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कई बार तस्कर और अवैध घुसपैठिए सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, जिसके चलते आत्मनिरपेक्ष कार्रवाई करनी पड़ती है। 11 जून को नई दिल्ली में हुई 4 दिवसीय महानिदेशक स्तर की वार्ता में भारत ने भी अपनी चिंताएं खुलकर रखी। भारतीय पक्ष ने बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर हमले, सीमा पार को नुकसान पहुंचाने तथा अवैध रूप से सीमा पार करने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। वहीं बांग्लादेश में भगवान राम जी के विग्रह पर जूता रखे जाने और 81 फीट ऊंची मूर्ति बनाने पर कट्टरपंथियों के उपद्रव के बाद हिंदू छात्र संगठनों ने उतरकर मुंहतोड़ जवाब दिया। शुक्रवार को हिंदू छात्र ढाका की सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मंगलवार को ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान ही छात्रों ने बांग्लादेश की सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कट्टरपंथी आरोपियों पर एक्शन की मांग की थी। हालांकि इस मामले में किसी को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी वजह से भड़के छात्रों ने ढाका के शाहबाग में बड़े प्रदर्शनों का आह्वान किया है। बांग्लादेश स्टूडेंट यूनिटी काउंसिल के संयोजक नोवेल्टी रॉय उदय ने कहा कि हमारे पूजनीय भगवान राम जी का अपमान किया गया है और ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख की बात है। इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, अगर 10 साल और चलता रहा तो यहाँ से हिंदू समुदाय खत्म ही हो जाएगा। बता दें कि बीते दिनों गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी में 81 फीट ऊंची भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनाई जा रही थी। कट्टरपंथियों ने उपद्रव करके इस निर्माण को रुकवा दिया। माइनॉरिटी राइटर्स मूवमेंट की प्रवक्ता सुष्मिता कर ने कहा कि जहां भगवान राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा था, वहां उपद्रवियों की भीड़ ने खूब तमाशा किया और इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, हिंदू धर्म को गालियां दी। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाजपा, शिंदे गुट और दल बदल करने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें किसी के आदेश का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे बहुत पहले ही गद्दारों के खिलाफ रुख स्पष्ट कर चुके थे। इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वो शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं है, तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं। मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए सही नहीं हूं, उसी दिन मैं ये पद छोड़ दूंगा। वहीं उद्धव बाला साहेब ठाकरे के 6 सांसदों की बगावत के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ऐसा बयान दिया, जिसने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। शिंदे ने कहा कि जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है और पूरी फिल्म अभी बाकी है। उनके इस बयान को शिवसेना यूबीटी में संभावित दूसरी बड़ी टूट और कथित ऑपरेशन टाइगर को जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2022 के बाद उद्धव ठाकरे को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी को लगा 440 वोल्ट का सबसे बड़ा झटका। 440 करोड़ रुपए वाले टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट हो गए फ्रीज। जी हां दोस्तों, पुलिस ने फ्रीज कर लिए। बता दें, बंगाल पुलिस ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। एचडीएफसी बैंक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के इन 3 अकाउंट्स के पैसे नहीं निकाले जा सकते। इन सभी बैंक खाताओं में 440 करोड़ रुपए जमा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर की लड़ाई अब पार्टी के
पैसे और संपत्तियों पर आ गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, कोलकाता एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी झड़प देखने को मिली, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान एक महिला बेहोश तक हो गई दोस्तों। दरअसल टीएमसी कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जो दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर लौटने वाले थे। ऐसे में अभिषेक के समर्थकों का दावा है कि उनके हाथों में अंडे थे और बाद में उन्होंने हथियार भी निकाले। उन्होंने सवाल उठाया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हथियार अंदर कैसे लेकर जाया गया। इससे पहले भी 31 मई को पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में अभिषेक से मारपीट हुई थी। यानी कि जब से टीएमसी पार्टी का सत्ता उखड़ा है दोस्तों, तब से यूं समझ लीजिए कि ममता बनर्जी और पूरे टीएमसी पार्टी अब बर्बाद हो चुकी है दोस्तों, और जहां तहां मार खाती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी राय तो बनती है। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।